Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Jannah virtual classes. Dear student, today we are going to study about important topic of the FSC part 2nd, which is a Friedel-Crafts reactions. तो फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो ये फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शंस क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो चलें मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। तो फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एरोमेटिक जो कार्बन होता है बेंजीन का, इसका आगे कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा होता है। यानी फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शंस बेसिकली ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि एरोमेटिक जो कार्बन होता है बेंजीन का, एरोमेटिक जो कार्बन होता है बेंजीन का, इसके आगे कार्बन के साथ क्या बन रहा होता है, बॉन्ड बन रहा होता है। इस तरह की रिएक्शंस को आप फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शंस कह सकते हैं। अब फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शंस की जब आप बात करते हैं तो फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शंस को दो आगे डिवाइड किया जा सकता है। एक फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, और दूसरा फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस। तो कितनी तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं? दो तरह के फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शंस आप देख सकते हैं। एक अल्काइलेशन रिएक्शंस है और दूसरे क्या है, एसाइलेशन रिएक्शंस है। राउंड अबाउट 1877 में जेम्स क्राफ्ट में इन रिएक्शंस को सबसे पहले इनके बारे में बताया था। तो आज हम जरा इनको स्टडी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने मैंने बेंजीन लिखा, तो बेंजीन को जब RCl अल्काइल हैलाइड से मिला रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये R ग्रुप जो है ये H को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करता है और यहाँ पर ये आ जाता है। R का मतलब ये है कि CH3। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये बेंजीन के कार्बन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो रिएक्शन जिसमें एरोमेटिक कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शंस है। अब यहाँ से अगर सिंपली देखें तो ऐसा लग रहा है कि H और Cl क्या हुआ, HCl की फॉर्म में रिमूव हो गया और ये R यहाँ पर आकर रिप्लेस हो गया। तो चलें अब हम देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन किस तरह से हुआ। यहाँ पर सबसे पहले ये जो अल्काइल हैलाइड है इसका हम कैटालिस्ट जो कि लीविस एसिड है AlCl3 है, रिएक्शन करके हम एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि बेंजीन जो रिएक्शन देता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है। यहाँ पर H जो है H पॉजिटिव की फॉर्म में अगर निकलेगा तो इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में निकलेगा, और यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जो कि यहाँ पर क्या होगा R+, तो ये इलेक्ट्रोफाइल आकर यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो सबसे पहले क्या है, क्रिएशन ऑफ द या फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में ये अल्काइल हैलाइड को हम AlCl3 से मिलाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि AlCl3 जो एल्युमिनियम क्लोराइड है AlCl3 ऐसे, यहाँ पर इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखिए एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये शेयर किए हुए हैं 3 क्लोरीन से, तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये जो क्लोरीन है ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको डोनेट करता है और इसके साथ बॉन्ड बनाता है और ये बन जाता है AlCl4। क्या बन जाता है, AlCl4। अब यहाँ से देखें अगर ये बॉन्ड इस तरफ टूटा तो इसके ऊपर क्या आया था, नेगेटिव आया था, तो R के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से R+ क्रिएट हुआ, यानी CH3+ हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, CH3+ कह सकते हैं। ये R+ जो है यानी CH3+ ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो पहला स्टेप क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के यहाँ पर जो कैटालिस्ट दिया होता है, जैसे कि लीविस एसिड है कोई भी, यहाँ पर AlCl3 है, इसके साथ आप अल्काइल हैलाइड को जब मिला रहे हैं तो अल्काइल हैलाइड का क्लोरीन इसके साथ आके AlCl4 बन जाता है और R पॉजिटिव यानी आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हो जाता है। सेकंड जो इसका स्टेप है वो है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, बेंजीन रिंग के ऊपर आके अटैक करता है। यहाँ पर आके इसने क्या किया, अटैक किया। बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए कि R+ जो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे ही इसने यहाँ पर अटैक किया तो इस कार्बन के कितने हो गए, 5 बॉन्ड हो गए। अब ये कार्बन क्या करेगा, इसके साथ जो 5वां बॉन्ड बनाया है, बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा ताकि इधर बॉन्ड बन जाए। तो अब इंटरनल इसके पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की जो कमी होगी वो इस हाइड्रोजन से
इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को वापस खींचेगा और बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूटेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, R यहाँ पर अटैच हो जाएगा और H, क्योंकि H के इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ले लिए और H केस में H प्लस की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो गया, तो यहाँ पर R ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हो गई और H क्या हो गया, यहाँ से प्लस की फॉर्म में रिलीज हो गया। अब जो इसका लास्ट स्टेप होता है वो है रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट। आप कह सकते हैं कि ये AlCl4 जो बना था और ये जो H पॉजिटिव रिलीज हुआ है, ये यहाँ से आके अपना एक क्लोरीन को लेके HCl बना देगा और AlCl3 क्या हो गया, रिकवर हो गया। अगर हमारा रिएक्शन को देखा जाए तो आपके पास एक ये कंपाउंड बन गया, साथ में AlCl3 रिकवर हो गया और HCl बना, तो इसी वजह से हमने इसको वन स्टेप में ये वाला रिएक्शन इस तरह से लिखा था। तो ये फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जो रिएक्टेंट लिया था वो अल्काइल हैलाइड लिया था। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने ज़हन में रखनी है। चलें हम वन बाय वन इनको जरा स्टडी करते हैं। चलें अब हम ये देखते हैं कि अगर ये जो कैटालिस्ट है इसी की मदद से अब दोबारा से हम मैकेनिज्म नहीं करते, डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं। यानी यहाँ पर जो आप अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं वो अल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड भी हो सकते हैं, इथाइल क्लोराइड भी हो सकते हैं, प्रोपाइल भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि वो प्रोपाइल है, C3 कार्बन वाला ले लेते हैं, CH3 सेम उसी तरह से AlCl3 की मौजूदगी में रिएक्शन मैकेनिज्म सेम होगा कि ये Cl इसके साथ चला जाएगा तो AlCl4 बनेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज जाकर क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। बेंजीन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो रिएक्शन प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप इस वीडियो को पास करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। देखें यहां से Cl जब रिमूव हुआ इसके साथ तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया, पॉजिटिव चार्ज क्या आया, यहां पे आया। अब हमारे जहन में ये प्रोडक्ट था कि अगर यहां पर जो H है, H यहां से रिलीज होगा और ये यही वाला कार्बन आकर यहां पर अटैच हो जाएगा इस तरह से। ये CH3 CH2 CH2 यानी यहां पर प्लस बना, यहीं से ये जाकर इस बेंजीन के साथ अटैच हो गया। तो आप अगर ये वाला प्रोडक्ट आपने बनाया है और साथ में आपने क्या किया जी, HCl को रिमूव कर दिया, लेकिन ये प्रोडक्ट आपका गलत होगा। ये प्रोडक्ट आपका क्या होगा, गलत होगा। क्यों, यहां पर फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन जो होते हैं, रिएक्शन में से अगर अल्काइलेशन रिएक्शंस कर रहे हैं, अल्काइलेशन रिएक्शंस कर रहे हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि रीअरेंजमेंट ऑफ कैटाइन होगी। क्या होगी, रीअरेंजमेंट ऑफ कैटाइन। जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, कैटाइन बना है, इसकी रीअरेंजमेंट होगी। यानी यहां पर आपके पास जो कैटाइन बनता है, अगर आप इस तरह का कैटाइन बना रहे हैं, जो ये प्राइमरी कैटाइन था, ये क्या था, प्राइमरी कार्बोकैटाइन था। अगर यहां पर प्लस डाल रहे हैं, ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन है और आपको अच्छी तरह से पता है कि प्राइमरी कार्बोकैटाइन अगर देखा जाए तो ये लेस स्टेबल होता है। क्यों, अगर हाइपर कंजुगेशन के कांसेप्ट से भी देख लें तो इसके 2 हाइपर कंजुगेट्स बनते हैं। यानी इसको सर्कल कर लें और साथ में जो इसके साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन है, डायरेक्टली अटैच कार्बन है, उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। उसके साथ जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उनको आप हाइपर कंजुगेट्स कह सकते हैं। तो इसके सिर्फ और सिर्फ 2 हाइपर कंजुगेट्स बनेंगे, जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल है। अगर ये शिफ्ट होके यहां पर आ जाए सेकेंडरी, यानी प्राइमरी से अगर सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बन जाए, प्राइमरी से क्या बन जाए, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बन जाए, यानी ये चार्ज अगर शिफ्ट होके यहां पे आ गया और H इधर मूव कर गया, नाउ दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। रिमेंबर इट केयरफुली कि प्राइमरी कार्बोकैटाइन की निस्बत सेकेंडरी कार्बोकैटाइन क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, अब अगर इसके हाइपर कंजुगेट्स आप चेक करते हैं, इसको सर्कल करते हैं, इसके साथ डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है उनको अल्फा कार्बन कहते हैं, उनके साथ जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उनको काउंट कर लें। देखें 3 हाइड्रोजन ये आ गए और 3 हाइड्रोजन ये आ गए, इनको आप अल्फा हाइड्रोजन भी कह सकते हैं या फिर आप इनको हाइपर कंजुगेट्स कह सकते हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट्स, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। तो प्राइमरी कार्बोकैटाइन की निस्बत सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से जैसे ये रिएक्शन हो रहा होता है तो प्राइमरी कार्बोकैटाइन पहले कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन में, जिसकी वजह से ये वाला प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा।
आपको कौन सा मिलेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिलेगा। यानी आप जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं तो वो प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा कि बेंजीन के साथ जो रिप्लेसमेंट हुई कार्बोकेटाइन की वो कार्बन नंबर 2 सेकंड कार्बन से ये अटैच हो जाएगा, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा इंस्टेड ऑफ प्राइमरी वाले से। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आप फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन करना चाह रहे हैं तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन आती है प्राइमरी कार्बोकेटाइन से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और अगर कहीं पर अगर इसको अवेलेबिलिटी मौजूद है तो सेकेंडरी से टर्शियरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, ये मोर स्टेबल फॉर्म में पहले कन्वर्ट होता है और देन ये क्या करता है, इसके साथ आकर सब्स्टिट्यूशन करता है। इज इट क्लियर? एक बात तो ये आपने ध्यान रखनी है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट नहीं लगाना, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से ये आकर अटैच हो जाएगा, और अगर टर्शियरी वाली पॉसिबिलिटी है तो सेकेंडरी टर्शियरी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से एक और चीज है कि अगर बेंजीन जो है वो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन दे रहा है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन दे रहा है, तो क्या फिनोल की अगर बात की जाए या कोई और सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूटेड या नाइट आप कह सकते हैं मेटा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है, क्या वो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन देंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अगर ली जाए और इसका रिएक्शन किया जाए, इसके क्या किया जाए, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन की जाए। जैसा कि यहां पर हम ले लेते हैं CH3 ऑलरेडी ले लेते हैं CH3, यानी ये टोल्यूइन मैंने ले ली, यहां पर टोल्यूइन ले ली ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड। अब यहां से इसका अगर मैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाना चाहूं तो क्या इसका फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा या नहीं होगा? इसी तरह से अगर यहां पर हम कोई भी और प्रोडक्ट लेना चाहें, यानी ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड की बात कर रहे हैं, कोई भी हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेके उसका रिएक्शन करने की कोशिश करें तो क्या ये रिएक्शन होगा? यानी मैं नाइट्रोबेंजीन ले लेता हूं, नाइट्रोबेंजीन ले लेता हूं तो जो कि मेटा डायरेक्टिंग है, तो क्या ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन देगी या नहीं देगी? इज इट क्लियर? तो अब हम जरा इसको स्टडी करते हैं। तो देखें, आपने जब बेंजीन की बात की तो बेंजीन और ऑर्थोपैरा सब्स्टिट्यूशन की जब बात की तो ऑर्थोपैरा डायरेक्ट जो होते हैं वो बेंजीन रिंग के एक्टिवेटर होते हैं, यानी उनकी मौजूदगी में बेंजीन की एक्टिविटी क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। तो आप ये कहेंगे कि जब भी कोई ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है, यानी ऑर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हुई, तो उसकी मौजूदगी में फ्राइडल क्राफ्ट जो रिएक्शंस हैं वो होंगे और नया जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आके कहां पर लगेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगेगा। कहां पर लगेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगेगा, लेकिन रिएक्शन होगा और फास्ट होगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, रिएक्शन होगा। जबकि मेटा सब्स्टिट्यूशन के केस में अगर हम बेसिकली जनरल डेफिनेशन को लेकर चलें तो इस केस में जो रिएक्शन होना था तो वो कहां पे हो जाता, मेटा पे हो जाता। यानी यहां पर प्रोडक्ट आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर नाइट्रोबेंजीन जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है तो नाइट्रोबेंजीन अपनी जगह पे, तो ये आर ग्रुप आके कहां पे लग जाता, मेटा पोजीशन पे लग जाता। आप ये वाला प्रोडक्ट बना दे, क्यों कि ये मेटा डायरेक्टिंग है। लेकिन याद रखना कि मेटा डायरेक्टिंग जो होते हैं वो डीएक्टिवेटर होते हैं। क्या होते हैं, डीएक्टिवेटर होते हैं, डीएक्टिवेटर होते हैं। जबकि ऑर्थोपैरा क्या होते हैं, एक्टिवेटर होते हैं, रिंग एक्टिवेटर होते हैं, जिसकी वजह से अब नाइट्रो ग्रुप की मौजूदगी में ये रिएक्शन जो मेटा डायरेक्शन पे होना था ये रिएक्शन हो ही नहीं पाता। उसकी वजह क्या है, जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि यहां पर जो आर पॉजिटिव बनता है, ये जो सब्स्टिट्यूशन के लिए जो आर पॉजिटिव कैटायन बनता है, ये ऑलरेडी अपने अंदर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल है। और ऑलरेडी जब बेंजीन के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो कि डीएक्टिवेटर हो, उसने बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को मजीद कम कर दिया, तो ये वाले रिएक्शन नहीं होंगे। तो हमें ये पता चला कि ऑर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन होगी वो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन देंगी, जबकि मेटा डायरेक्टिंग वाली जो ग्रुप लगे हुए हों, ऐसी सब्स्टिट्यूशन वाली बेंजीन जो होगी वो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगी। अब यहां पर जैसा कि मैंने कहा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर लगा हुआ है तो वो फिर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगी। कौन से, फ्राइडल क्राफ्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चले इसी चीज में एक स्पेशल केस है या इस तरह के अगर कोई केस आ जाए जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन आ जाए, यानी जैसे कि फिनोल की बात करते हैं, फिनोल की बात करते हैं,
तो फिनोल की एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। ये फिनोल है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वेदर द फिनोल OH ग्रुप है और OH ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो हमने कहा था कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो है वो फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन देते हैं। लेकिन अगर केस फिनोल का आ गया, अगर आपसे कोई कहते हैं फिनोल या इस तरह का कोई कंपाउंड अगर दे देते हैं आपको, मैं भी आपको समझाता हूं, क्या ये फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन देगा? यस, क्या ये फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन देगा? तो आप ये कहेंगे कि यहां पर अगर आपने इस तरह से रिएक्शन कर दिया, ये आपसे कह सकते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपने ये बना दिया, ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे R ग्रुप को लगा दिया और साथ में HCl को ले लिया, तो याद रखना है कि ये आपका रिएक्शन क्या है, गलत है। यहां पर ये रिएक्शन इस तरह से नहीं, बल्कि यहां पर आपको पता होना चाहिए कि फिनोल में से फिनोल की एसिडिटी की वजह से यहां से इसका H पॉजिटिव यहां से रिमूव हो जाएगा। याद रखना है H पॉजिटिव फिनोल का यहां से रिमूव हो जाएगा और Cl के साथ मिलकर ये क्या बना देगा, HCl बना देगा, और ये R जो है आकर यहां पर अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से एरोमेटिक ईथर बन गया। क्या बन गया? एरोमेटिक ईथर बन गया। याद रखना है कि जिस कंपाउंड के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन आ जाए, जिसका अंदर जैसे एसिड है, बेंजोइक एसिड वगैरह की बात कर लें, फिनोल की बात कर लें, तो इसमें क्या होगा, ये Cl जो है इस H के साथ रिमूव हो जाएगा और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जाके क्या करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर देगा। तो इस रिएक्शन के बजाय ये वाला रिएक्शन यहां पर परफॉर्म हो जाएगा। तो ये वाला रिएक्शन तो परफॉर्म हुआ, लेकिन अब इसको फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन आप नहीं कह सकते। क्यों? देखें यहां पर हमने कहा था फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एरोमेटिक कार्बन जो बेंजीन रिंग का कार्बन है, इसका दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बने, लेकिन यहां पर तो बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान बन रहा है, इस वजह से ये फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं है। तो जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जितने भी हैं, अगर वो ग्रुप आ जाए बेंजीन के साथ तो उनकी वजह से फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन आ गई है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आ गई है, या ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन वगैरह रिप्लेस हो जाती है और ये R ग्रुप इधर ऑक्सीजन जैसे आइटम के ऊपर आके अटैक करता है, तो फिर इस केस में वो फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपने समझना है अपने MCQs वगैरह को सही तरह से सॉल्व करने के लिए या इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। यहाँ तक तो ये बात आ गई कि फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होते हैं और फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की बात की। अब फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की अगर आपसे कोई कहे कि इस रिएक्शन का ड्रॉबैक क्या है, तो वो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि अगर आप अपनी मर्जी से प्राइमरी चेन में अगर आपने जैसा कि प्रोपाइल क्लोराइड लगाया था, तो आप ऐसा ही सब्स्टिट्यूट चाहते हैं तो वो आपको लीनियर फॉर्म में नहीं मिलेगा बल्कि सेकेंडरी फॉर्म में मिल जाएगा, तो आपको अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट उस तरह से नहीं मिल रहे होते। ये इस रिएक्शन का ड्रॉबैक ही है। अब हम बात करते हैं कि अगर फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ये आ गई तो फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है? फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन जैसा कि अल्काइल लाइड है, ऐसे ही बेंजीन के साथ हम रिएक्शन करते हैं। यहां पर एसाइल क्लोराइड RC+OCl एसाइल क्लोराइड ले लें। अब रिएक्शन मैकेनिज्म सेम है, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन नहीं करता, जनरली आपको बता देता हूं कि ये Cl इस LCl3 के साथ एल्युमिनियम के साथ बॉन्ड बना के LCl4 बना देगा और पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा, चलो मैं लिख ही देता हूं यहां पर, पहले वन स्टेप रिएक्शन लिख देता हूं कि ये LCl4 बन जाएगा और प्लस यहां पर आ जाएगा। ये प्लस यहां पे आएगा, वो क्या करेगा, जाकर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, C+O_R, ये प्लस था तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में निकलेगा, H+ की फॉर्म में, यहां से Cl लेके क्या बना देगा, HCl बना देगा। सेम मैकेनिज्म है जैसा कि हमने पहले उसको डिस्कस किया। अब यहां पर हमारे पास क्या बन गया, ये एसाइल क्लोराइड से प्रोडक्ट बन गया। इज इट क्लियर? अब यहां पर कीटोन बना, ये हमारे पास क्या बना, एरोमेटिक कीटोन बना। अब एसाइलेशन की जब आप बात करते हैं तो देखें RC+OCl को जब आप एल्युमिनियम क्लोराइड से मिलाते हैं, LCl3 से मिलाते हैं, तो हमने ये कहा कि ये वाला Cl जो है ये एल्युमिनियम लेके क्या बना देते हैं, LCl4 बना देते हैं और साथ में RC+O+ ये कैटाइन बना देता है। इज इट क्लियर? याद रखना है यहां पर कैटाइन, अगर यहां पर कार्बन आप जितने मर्जी लें, यानी ये R ग्रुप 3 कार्बन वाले ले लें, 4 कार्बन वाले ले लें, RC+OCl ऐसे ले लें, और यहां पर LCl3 से आपने इसको मिलाया तो ये LCl4 बना, LCl4
4 बना और साथ में 1 2 3 डबल बॉन्ड O और पॉजिटिव, यानी यहां पर किसी किस्म की रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं होगी। जबकि अल्काइल हैलाइड जब मिला रहे थे, अल्काइलेशन की जब बात कर रहे थे, तो उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन आ रही थी। लेकिन अगर बात की जाए एसाइलेशन की, तो अब इसके अंदर किसी किस्म की रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं आई। यहां पर क्या होता है, एसाइलेशन में, एसाइलेशन की बात करते हैं, बाकी मैकेनिज्म तो सेम है, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट नहीं होती। यहां पर जहां से ये बना है वहीं से ये इधर अटैच हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो आप ये कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर कीटोन मिल रहा है, इसके प्रोडक्ट के अंदर फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन के नतीजे में आपको क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है, और यहाँ पर किसी किस्म की रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं होती। ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन भी हो सकते हैं, एसाइलेशन भी हो सकते हैं। याद रखना है सिर्फ बेंजीन ही नहीं है जो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन देगी, जितने भी ऑर्थोपेरा जो डायरेक्ट करने वाले ग्रुप अगर वो बेंजीन के साथ लगे हैं तो वो भी आपको ये रिएक्शन फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन देते हैं, बशर्त ये है कि अगर उनके साथ कोई एक्टिव हाइड्रोजन या इस तरह के रिप्लेसेबल एटम ना हो। और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी इसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंट जो है, एक में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होती है और एक में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं होती। तो यहाँ तक ये था फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। इसके बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी आपके ईटा बेस एमसीक्यूज हैं आप उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। होपफुली वो सारे के सारे आपसे सॉल्व हो जाएंगे मोस्टली। थैंक यू।